हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम कम्प्लीटली एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में दी गई हैं उनको समझेंगे और इस चैप्टर को हम बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहले हम ये देखते हैं कि जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का चैप्टर है इसके कितने पार्ट हैं। तो एनसीईआरटी में बताया हुआ है इस चैप्टर में आपको 6 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। 6 टॉपिक्स हैं मेन। पहला आप पढ़ोगे किंगडम मोनेरा के बारे में, देन किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, देन किंगडम फंगाई के बारे में, देन आप किंगडम प्लांटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे, देन आप किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ोगे और लास्ट पार्ट जो है उसमें हम वायरस, वायरोइड्स, लाइकेन, प्राइन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। तो हमारा ये पहला पार्ट होगा इस चैप्टर का। तो यहाँ पर हम मेनली बात करेंगे जो क्लासिफिकेशंस दिए गए थे उनके बारे में और ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। सेकंड वीडियो में हम आपके मोनेरा के बारे में बात करेंगे, देन प्रोटिस्टा के बारे में अगली वीडियोस आपकी आएंगी, देन फंगाई के बारे में, है ना। आगे आने वाली इस वीडियोज़ में हम बात करेंगे जो आपके फर्दर टॉपिक्स होंगे। तो आइए पहले हम आपका ये चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो इसे थोड़ा हम सेट कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली अच्छी चीज़ें दिखाई दें। तो एनसीईआरटी बोल रहा है आपका, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट वाज डन instinctively, not using the criteria that were scientific but born out of a need to use organism for it our own use for food, shelter and clothing। यहाँ पर एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए, बहुत सारे प्रयास किए गए और जो ये आपका क्लासिफिकेशन का जो प्रयास किया गया, जो इतना अटेम्प्ट किया गया वो साइंटिफिक नहीं था भाई। वो किसी साइंटिफिक चीज़ों पर बेस्ड था ही नहीं, वो सिर्फ अपने खुद के यूज़ के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, पहले आपको याद रखना है कि अरिस्टोटल भाई जो हैं आपके ये आते हैं, अरिस्टोटल अंकल हमारे आते हैं, भाई तो नहीं है हमारे, ये हमारे बहुत आदरणीय हमारे पर्सन है। तो अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। यानी अरिस्टोटल जो थे वो एक साइंटिफिक बेसिस को लेकर क्लासिफिकेशन किए थे। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्री, श्रब्स एंड हर्ब। तो इस चीज़ को हम हाईलाइट कर लेते हैं कि जो आपके अरिस्टोटल थे उन्होंने बताया था क्या कि वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं जिनसे कि वो आपके प्लांट को क्लासीफाई कर रहे हैं हर्ब, श्रब और ट्रीज़ में। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर क्लियर होती है। नेक्स्ट आता है, ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। यानी कि एनिमल्स जो थे उनको भी इन्होंने 2 ग्रुप्स में बांट दिया। एक वो जिनके पास क्या था, जिनके पास आरबीसी, और एक वो जिनके पास नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर एनसीईआरटी में बताई हुई है। अब नेक्स्ट आता है आपका, इन लीनियस टाइम 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम वाज डेवलप्ड। यानी आपका बता रहा है कि जो आपके कॉरलस लीनियस के टाइम पे जो आपके कॉरलस लीनियस थे उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम को क्या किया है, डेवलप किया था। दैट इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। यानी जो आपके प्लांट होते हैं वो किंगडम प्लांटी के अंदर होते हैं और जो आपके एनिमल्स होते हैं वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर होते हैं। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकोरियोट्स एंड प्रोकोरियोट्स, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। देखो ये जो आपके कुछ चीज़ें बता रही है एनसीईआरटी, ये आपका जो लीनियस का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, 2 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, उसका यह डीमेरिट है। यानी उनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, उसके कुछ कारण है। उन्होंने यूकोरियोट को प्रोकोरियोट से सेपरेट ही नहीं किया, उन्होंने एक ही साथ रख दिया। जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है और जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है उनको भी साथ में रख दिया, उनमें भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। और तीसरी चीज़ बताया कि जो आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक, इनको भी उन्होंने साथ में ही रख दिया। देखिए फोटोसिंथेटिक वो होते हैं जो अपने खाना खुद बना लेते हैं, जैसे कि आपका ग्रीन प्लांट,
और नॉन फोटोसिंथेटिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, जो किसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। जैसे फंगाई जो होता है ये आपका नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। नेक्स्ट एनसीईआरटी बोल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either categories। देखो जो इन्होंने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया प्लांटी के लिए और एनिमेलिया के लिए, ये काफ़ी अच्छा आप इसको समझ सकते हो, ये अंडरस्टैंडेबल होता है। बट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस कैटेगरी में आ ही नहीं पाए जो इन्होंने बना दिया था। Hence the two kingdom of classification used for a long time was found inadequate। ये जो आपने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने बनाया था वो भाई उतना अच्छा नहीं था, उसमें बहुत सारी कमियां थी, ठीक है। बिसाइड ग्रॉस मार्फोलॉजिकल ए नीड was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यानी यही बोल रहा है कि जो इन्होंने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया इसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अगर और रखते, ठीक है, तो और बेहतर बन सकता था। तो कौन कौन चीज़ें को आवश्यकता थी, है ना, उसमें आपका मार्फोलॉजिकल आता है कैरेक्टर्स, उसके अलावा आता है कि नेचर ऑफ वाल क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हैबिटाट क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो ये आगे चल के आपका जो क्लासिफिकेशन दिया गया तो उसमें ये चीज़ें इंक्लूड हो गई, लेकिन जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उनमें चीज़ें इंक्लूड नहीं हुई थी, इसलिए चीज़ें बहुत ही इसमें कह सकते हो बहुत सारी कमियाँ थी, है ना। उसमें बहुत ही कम क्राइटेरिया को लेकर उन्होंने क्लासीफाई कर दिया था। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। यानी समय के साथ बहुत सारे बदलाव होते गए आपके क्लासिफिकेशन के सिस्टम में। तो प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव बीन ए कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। ये चीज़ आपने हाईलाइट करके रखना है कि जितने भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे यहाँ पर, उसमें आपका जो किंगडम प्लांटी होगा और जो किंगडम एनिमेलिया होगा ये आपका कांस्टेंट, यानी सब में ये कॉमन रहेगा। समझ रहे हो इस बात को आप, यानी और किंगडम आएंगे बट ये आपके कांस्टेंट रहेंगे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाट ग्रुप एंड ऑर्गेनिज्म टू बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग। वही बोल रहा है कि आपका चेंज होता रहेगा, कौन से ग्रुप आ रहे हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म किस किंगडम के अंदर जा रहे हैं। द नंबर एंड नेचर ऑफ other kingdom have also been understood by differently by different scientists over the time। यानी different साइंटिस्ट आते गए तो different वो किंगडम को इंक्लूड करते गए। तो अपनी समझ के अनुसार वो लोग क्या किया, उन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन देना चालू किया समय के साथ, ठीक है। तो वो और भी चीज़ों को मॉडिफाई करते चले गए। नेक्स्ट एनसीईआरटी में आपको एक टेबल दिखाई गई है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम आर एच विटेकर का सिस्टम समझ लेते हैं कि आर एच विटेकर ने क्या बोला था, फिर हम इस टेबल पर आते हैं और समझते हैं इस टेबल में क्या बताया हुआ है। सो नेक्स्ट चीज़ आती है आर एच विटेकर प्रपोज्ड ए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किस ईयर में दिया था, 1969 में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में प्रपोज किया था। द किंगडम डिफाइंड बाय देम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। यानी जो 5 किंगडम इन्होंने दिए थे आर एच विटेकर ने, वो कौन कौन से थे, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगाई था, प्लांटी था और एनिमेलिया था। तो एनसीईआरटी ने बोला था अभी कुछ देर पहले ये बात कि प्लांटी और एनिमेलिया जो है ना ये कांस्टेंट है। देखो मोनेरा इंट्रोड्यूस हो गया, प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस हो गया, फंगाई इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन ये दोनों आपको जो किंगडम है प्लांटी एनिमेलिया ये लीनियस वाले में भी थे और यहाँ पर भी हैं, ठीक है। उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इन्होंने 5 दिया था। तो इसके बीच में ही बहुत सारे क्लासिफिकेशन हुए थे और उनमें भी आपका जो किंगडम प्लांटी था और एनिमेलिया था वो कांस्टेंट था। जैसे आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था, 4 हुआ था, फिर आपका 5 हुआ ना, तो 3 किंगडम में और 4 किंगडम में भी आपका ये कांस्टेंट था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड, कौन कौन चीज़ें हैं, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो आपका इन्होंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, जो क्राइटेरिया था वो क्या क्या था। तो सेल का स्ट्रक्चर था, ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। सेल का स्ट्रक्चर था, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था,
ये पूरा हाईलाइट कह लिए हो रहा है, जितना हम कर रहे हैं वही हो जाए। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें मेंशन की गई है, तो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आता है आपको जो टेबल दिया हुआ है, हम इसके बारे में आइए बात करते हैं। देखिए टेबल क्या दिया हुआ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से आपके सवाल आते रहते हैं। देखिए ये आपका 5 किंगडम का है, ठीक है, 5 किंगडम का आपका टेबल बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आपके कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, यानी कौन कौन से कैरेक्टर्स है कि आपका सेल का टाइप हो गया, सेल वाल हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये आपके 5 जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। सेल टाइप, सेल वाल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर आपके दिए हुए हैं कौन कौन से किंगडम है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है। देखिए आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको यहीं पर ये टेबल एकदम बढ़िया से याद हो जाएगी। थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं ताकि हम क्लियरली चीज़ों को मार्क कर लें। देखिए एक चीज़ आप ये समझिए कि जो आपके मोनेरा वाले होते हैं ना, वो आपके प्रोकैरियोट होते हैं। बाकी आपके जो चारों होते हैं ये सारे आपके यूकैरियोट होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोट होते हैं, जबकि आपका जो मोनेरा वाला होता है ये प्रोकैरियोट होता है। सेकंड बात आपने आती है कि जो भी प्रोकैरियोट होती है, पहले हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। ये दोनों आपका जो सेल टाइप है और जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये रिलेटेड है, इसलिए पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो जो भी आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। ये आपका एक कंसेप्ट है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रोकैरियोट होते हैं उनके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है। उसके अलावा जितने भी आपका यूकैरियोट होते हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो वही चीज़ यहाँ बताई हुई कि आपका प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगा, फंगाई में भी प्रेजेंट होगा, प्लांटी में प्रेजेंट होगा और आपका एनिमेलिया में भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, यूकैरियोट होते हैं, इसलिए इनमें प्रेजेंट होती है। समझ रहे हो बात को? फिर आपका नेक्स्ट आता है सेल वाल, ठीक है। सेल वाल के बारे में बात करते हैं, आइए थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग ताकि आपको क्लियरली समझ में आए चीज़ें, नहीं तो बहुत ज़्यादा इसमें मार्कर चल जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखिए सेल वाल की बात करते हैं तो जो आपके मोनेरा वाले होते हैं इनकी नॉन सेलोसिक वाल होती है। इट मीन्स ये हुआ कि इनकी जो मान लो सेल वाल है, जैसे मान लो ये आपका एक मोनेरा का मेंबर है, तो मोनेरा का जो मेंबर है उसका जो बाहर वाला सबसे स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं सेल वाल। जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट कर दिया तो ये मैंने सेल वाल को ही दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है बट आप इसको समझने के लिए देख सकते हो। तो ये जो है ना ये आपका नॉन सेलुलोसिक होता है। कैसा होता है? नॉन सेलुलोसिक होता है। इट मीन्स इसमें सेलुलोज जो है वो एब्सेंट होता है, सेलुलोज जो है वो एब्सेंट होता है। और क्या होता है इनके अंदर? तो इनके अंदर 2 चीज़ें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होती है। पहली चीज़ है पॉलीसैकेराइड, पहली चीज़ है पॉलीसैकेराइड, तो इसको आप यहाँ लिख लो, पॉलीसैकेराइड होता है। उसके अलावा एमाइनो एसिड होता है। एमाइनो एसिड जो होता है ये क्या बनाता है? ये आपका प्रोटीन बनाता है। और जो आपका ये पॉलीसैकेराइड है यह क्या बनाता है? ये आपका कार्बोहाइड्रेट बनाता है। वही चीज़ है आपका पॉलीसैकेराइड और एमाइनो एसिड आपका मिलता है मोनेरा के सेल वाल में, ठीक है। ये चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आता है प्रोटिस्टा का। देखिए प्रोटिस्टा में जो है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम आगे आने वाली वीडियोस में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इस चीज़ों को कि जो आपके प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं ना उसमें कुछ में सेल वाल होती है लेकिन कुछ में नहीं होती। जैसे एक इनका मेंबर होता है उसे हम बोलते हैं डायटम्स, तो उनकी सेल वाल में जो है उसमें सिलिका होता है। और इनका एक मेंबर होता है उसे बोलते हैं यूग्लिना, और उसके सेल वाल में क्या होता है? एक प्रोटीन की लेयर होती है उसे बोलते हैं पेलिकल। और जो आपके डायटम्स वाले होते हैं इनके में सिलिका होता है। जबकि आपके कुछ स्पेशल प्रकार के होते हैं जिन्हें बोलते हैं स्लाइम माउंट, तो उनके में सेल वाल होता ही नहीं है, यानी कुछ में होता है कुछ में होता नहीं है। तो यहाँ पर आप ठीक है क्लियरली नहीं बोल सकते कि सब में होता है, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। नेक्स्ट आपका आता है फंगाई का। देखिए फंगाई की जो सेल वाल होती है ना उसमें आपका काइटिन प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि सेल वाल जो होगी काइटिन की, ठीक है, किस में होती है? तो फंगाई के मेंबर्स में होती है। नेक्स्ट आता है प्लांटी का। तो प्लांटी का जो भाई सेल वाल होता है वो सेलुलोज का बना होता है।
और एनीमेलिया के अंदर एब्सेंट होती है। इसको आप अपने हाथ में देखिए, आपका जो हाथ है ना इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होती। इट मीन्स ये हुआ कि जितने भी आपके एनीमेलिया के मेंबर्स होते हैं उनके पास एब्सेंट होती है। और वहीं आपको ये पेड़ को देख लीजिए तो पेड़ पर खाल लगी होती है, तो खाल जो होती है ना वो आपका सेल वॉल को ही रिप्रेजेंट करती है। तो हमारा सेल टाइप बढ़िया से हो गया, सेल वॉल हो गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है आपका मोनेरा वालों का वो कैसा होता है, वो सेलुलर होता है। और जो आपके प्रोटिस्टा होते हैं इनका भी सेलुलर होता है। देखिए आपका एक कंसेप्ट है, इसको समझिएगा। जो आपके प्रोकैरियोट होंगे उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। क्या होगी? उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी और उनमें एक ही सेल मिलता है। अगर आपको एक ही सेल मिल रहा है, भले वो 1000 ठो मिल जाए, बट यार वो टिश्यू नहीं बना रहा है। क्या नहीं बना रहा? वो टिश्यू नहीं बना रहा। इट मीन्स वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उनका जो बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा ना वो हमेशा सेलुलर ही होगा। समझ रहे हो? और जो आपके प्रोटिस्टा होते हैं ये आपके प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूकैरियोट्स होते हैं। तो अगर कोई चीज़ प्रिमिटिव टाइप में है तो हमेशा वो बेसिक से स्टार्ट करता है। इट मीन्स ये हुआ कि वो एकदम जो लो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना वहाँ पर होते हैं, तो वो भी आपके सेलुलर ही होते हैं। यानी आपके मोनेरा वाले और आपके प्रोटिस्टा वाले दोनों ही क्या होते हैं? सेलुलर लेवल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि आपके जैसे फंगाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनीमेलिया हो गया, तो आपके हायर लेवल में आते हैं। तो हायर लेवल में क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी आती है, एवोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव करने के उनके चांस होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ कि जो फंगाई होते हैं इनमें मल्टी सेलुलर मतलब कई सारी सेल बन जाती हैं, बल्कि वो लूज टिश्यू होती हैं। ये भी एनसीईआरटी ने यहाँ मेंशन किया है। यानी आपका भले ही जो है सेल बन गया हो बट वो उतनी अच्छी तरीके से अभी पैक नहीं हो पाया है, मतलब लूज़ है। भले ही वो आपका मल्टी सेलर बन गया हो लेकिन वो अभी लूज़ तरीके से है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है प्लांटी के बारे में। तो प्लांटी में आपका टिश्यू भी होता है, ऑर्गन होता है। देखो प्लांट जो है ना ये बहुत बढ़िया लोग होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लोग होते हैं। इनके अंदर हर चीज़ का एक डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, इसलिए इनके अंदर टिश्यू बन जाते हैं, ऑर्गन बन जाते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस करना है तो उसके लिए लीफ अलग से होगी, पानी का कंडक्शन करना है तो स्टेम अलग से होगी, पानी को एब्जॉर्ब करना है तो उनके पास रूट अलग से होगी। तो इनका एक अलग अलग ऑर्गन है। लीफ एक अलग ऑर्गन है, स्टेम एक अलग ऑर्गन है, रूट एक अलग ऑर्गन है। तो उनमें ऑर्गन बन जाते हैं, उनमें टिश्यू सिस्टम होता है। इसको हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे कि उनके अंदर कई प्रकार का टिश्यू सिस्टम होता है। उसमें से आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जैसे पानी का कंडक्शन करना होता है। देखिए कंसेप्ट है, सीखते जाइएगा तो आगे के लिए आपको आसान हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर में जो चीज़ें आप वहीं पर सीखोगे ना तो फिर थोड़ा दिक्कतें आती हैं। अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा पहले सीखते जाओगे तो वो चीज़ें जहाँ पर आपको मिलेगी ना, जब आप उसको वहाँ पर पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं ये चीज़ें मैंने पहले पढ़ी थी थोड़ी बहुत, तो वहाँ से थोड़ा आपको रिलेट होता है। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ आप उसको करते जाओगे तो आपको हेल्पफुल होगा। तो जैसे प्लांट का बता रहा हूँ आपको टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो जैसे पानी का यार कंडक्शन होता है ना, एक सेकेंड, जैसा पानी का आपका कंडक्शन होता है, चल कह नहीं रहा यहाँ, जैसे आपका पानी का कंडक्शन होता है तो रूट उसको एब्जॉर्ब करता है ना, रूट उसको एब्जॉर्ब करता है पानी को, तो उसको वो ऊपर साइड ले जाता है। तो ऊपर साइड ले जाता है तो पानी को कौन ले जाता है? तो पानी को आपका जाइलम ले जाता है। कौन ले जाता है? जाइलम ले जाता है। आपने नाम सुना होगा जाइलम फ्लोएम क्या करते हैं? ट्रांसलोकेशन करते हैं ना। आपको जो फोटोसिंथेट होता है, वाटर मिनरल्स होता है, तो जाइलम जो होता है ये आपके पानी का और मिनरल का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। और जैसा आपका फोटोसिंथेट्स बन जाता है लीफ से तो वो ट्रांसफ़र होता है बॉडी के नीचे साइड। जो प्लांट की बॉडी होती है नीचे साइड भी होता है, लीफ में होता है, हर जगह होता है। तो मेनली हम यही बोलते हैं कि जो आपका फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड का। क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। और कौन करता है? फ्लोएम करता है। अब एक चीज़ आप ये समझ लो कि जो जाइलम होगा ना, देखो इस चीज़ को सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। इसको हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट में कि जो जाइलम होता है ना वो हमेशा यूनि डायरेक्शनली एक ही डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन जो फ्लोएम होता है ना वो कई डायरेक्शन में काम कर सकता है। तो ज़्यादा इसको लोड नहीं लेना अभी कि भैया ये क्या क्या बता रहे हो, लेकिन ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। अभी आपका स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, तो कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। अगर नहीं भी आ रहा है तब भी आप सुनते रहिए, और आगे आने वाली वीडियोस में तो आपको बढ़िया से बताऊंगा ही। तो वहाँ तो गारंटेड यार आप सीख ही जाओगे। ठीक है, इतने बार पढ़ोगे तो वो आपको याद ही हो जाएगा। फ़िलहाल हम यहाँ बात करते हैं जो आपका है। देखो जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ ना उसको सीखते जाओ, ये नहीं कि जहाँ पे पढ़ोगे वहीं पढ़ोगे, तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी आपको। क्योंकि बायोलॉजी एक स्टोरी की तरह है, जहाँ आप
एक स्टोरी आपको समझ में आएगी ना तो अगली भी आएगी। अब देखो भैया, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैं सारी चीज़ों को ऐसे ही पढ़ता हूँ, तो मुझे चीज़ें ऐसे ही समझ में आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ बहुत ही उसको अलग अलग करके पढ़ रहा हूँ, नहीं, सारी चीज़ों को आप मिक्सअप करोगे ना, जब सारे आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे ना, तो आपके बहुत अच्छे से रिलेट होता है चीज़ें की। तो नेक्स्ट आपका आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो मोनेरा के अंदर क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है और हेटेरोट्रॉप्स भी होता है। ऑटोट्रॉप में कीमो सिंथेटिक भी होता है, फोटो सिंथेटिक भी होता है, और हेटेरोट्रॉप जो होता है ना उसके अंदर सैप्रोफाइट भी होता है और पैरासाइट भी होता है। समझ रहे हो? इट मीन्स ये हुआ कि ऑटोट्रॉप के भी दो टाइप हो गए, फोटो सिंथेटिक, कीमो सिंथेटिक, और हेटेरोट्रॉप में भी दो टाइप हो गए, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। अब नेक्स्ट हम आता है प्रोटिस्टा के बारे में। तो प्रोटिस्टा में क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है और हेटेरोट्रॉप्स होता है। यहाँ पर ऑटोट्रॉप में सिर्फ आपका फोटो सिंथेटिक ही होता है और आपका हेटेरोट्रॉप्स अलग से होता है। नेक्स्ट आपका आता है फंगाई में। देखिए फंगाई में आपका सिर्फ हेटेरोट्रॉप से ही होता है और सैप्रोफाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं। ये दो चीज़ आपका हेटेरोट्रॉप्स में होता है फंगाई के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है प्लांटी के अंदर आपके होते हैं ऑटोट्रॉप्स, जो कि कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एनिमेलिया के अंदर, जो कि होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बता रहा है आपको। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ये टेबल। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूँगा, और आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जो भी आपके फ्रेंड्स हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आप उनको शेयर करो। ठीक है, ये आपका अपना चैनल है, आप इसको जितना हो सके ग्रो कराइए। ठीक है, इसको आप शेयर करिए खूब। नेक्स्ट आते हैं एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है। द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। यानी अब आपका 3 डोमेन सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें क्या होता है, आपका किंगडम मोनेरा जो है ना वो 2 डोमेन में आपका डिवाइड होता है, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the 3rd domain and thereby a 6th kingdom of classification। देखो ये चीज़ थोड़ा समझ में नहीं आता, लेकिन इस चीज़ को मैं अलग से बताता हूँ। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल एट हायर क्लास। देखो हायर क्लास में आप पढ़ोगे, लेकिन आप यहाँ थोड़ा ये चीज़ समझ लो कि 3 डोमेन का मतलब क्या कह रहा है। तो 3 डोमेन का मतलब ये है, इसको मैं साइड में करके कहीं लिख देता हूँ। तो देखिए बोल रहा है कि जो आपका किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा आपका 2 डोमेन में डिवाइड हो गया। तो आपका एक डोमेन यहाँ बन जाएगा एक, ठीक है, और एक दूसरा आपका 2 हो गया। इन 2 के अलावा जो आपका यूकैरियोट है वो तो है ही, इट मीन्स आपका ये 3 डोमेन कंप्लीट होता है। अब जो आपका यूकैरियोट है इसके अंदर आपके 4 होते ही हैं। ठीक है, आपका प्रोटिस्टा वगैरह जो है सारा इसी में होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आई होप 1 2 3 जो आपके ग्रुप बन रहे हैं इसी को बोल रहे हैं 3 डोमेन। नेक्स्ट एनसीईआरटी बोल रहा है, लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी इन जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया गया है इसको हम समझते हैं, और क्या इनके इशूज़ हैं जो कि हमें क्लासिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मॉसेस, फर, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी। यहाँ पर ये बता रहा है जो आपके अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थे और जो आपके ये 5 किंगडम आए इनमें क्या अंतर है, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा है। तो ये बता रहा है कि जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, फंगाई होते हैं, मॉसेस होते हैं, फर्न होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म होते हैं, इनको पहले प्लांटी के अंदर रखा गया था। द कैरेक्टर दैट unified this whole kingdom was that all organism included had a cell wall। मतलब ये बता रहा है कि जो आपके इतने सारे लोग आपका किंगडम प्लांटी के अंदर थे उनमें जो एक डिफाइनिंग फीचर था वो क्या था, वो एक सेल वॉल का था। समझ रहे हो क्या था, वो सेल वॉल का था। नेक्स्ट आता है दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी इनमें जो आपका क्राइटेरिया लिया गया था सेल वॉल का प्लांटी के अंदर, तो प्लांटी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म को इन्होंने साथ रख दिया था जिनके और बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं वो डिफरेंट हैं। क्या है, बहुत डिफरेंट हैं।
इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। यहाँ पर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपके लिए जो आगे का आने वाला चैप्टर होगा ना वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये आपका बताने की कोशिश कर रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जो क्या होते हैं, जो कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं। देखो इसको पढ़ते हैं ना तो लगता है ब्लू ग्रीन कोई एल्गी उल्गी है, लेकिन ये एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है कि ये बैक्टीरिया होता है, समझ रहे हो इसको? यार क्या हो गया ये, हाँ सही हो गया। तो इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया आप जानते हो किस में है, आपका प्रोटिस्टा में होता है। तो प्रोटिस्टा वाला जो है वो यूकैरियोट के साथ आ गया है। ये दिक्कत बहुत बड़ी थी, ठीक है। आपको लग रहा हो कौन सी बड़ी दिक्कत, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत है, क्लासिफिकेशन में बहुत बड़ी दिक्कत थी, ठीक है। तो इसमें क्या था, प्रोकैरियोट जो था वो आपका यूकैरियोट के साथ आ गया था। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलर। ये चीज़ पहले ही बताया गया था कि इसमें आपका यूनिसेलर मल्टीसेलर साथ में आ गया था, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के साथ आ गया था, है ना। फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ आ गए थे। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनाज एंड स्पायरोगायरा विच वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी। यहाँ पर आपको बताया हुआ कि जो आपको क्लेमाइडोमोनाज होते हैं और स्पायरोगायरा होते हैं, ये आपका एल्गी के अंदर इंक्लूड कर दिए गए थे। सोचो, क्लेमाइडोमोनाज एक यूनिसेलर है, स्पायरोगायरा एक मल्टीसेलर है, उन दोनों को इन्होंने एल्गी के अंदर क्लासीफाई कर दिया था पहले तो। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉप्स ग्रुप, जैसे फंगाई आपका हो गया, फंगाई आपका हेटेरोट्रॉप होता है, अभी हमने इस टेबल में इस चीज़ को बढ़िया से समझा था। एंड द ऑटोट्रॉपिक्स ग्रीन प्लांट, तो दे आल्सो शो ए कैरेक्टर डिफरेंस इन दियर वाल कंपोजिशन। फंगाई है काइटिन। देखो यार यहाँ पे ये बता रहा है, पहले तो इसमें आपको बताया कि प्रोकैरियोट का यूकैरियोट के साथ, ठीक है। सेकंड आपका आता है यूनिसेलर का मल्टीसेलर के साथ। देन आपने आता है फोटोसिंथेटिक का नॉन फोटोसिंथेटिक लोगों के साथ में, ठीक है। फोटोसिंथेटिक आपका एट्रोप प्लांट था और नॉन फोटोसिंथेटिक आपका फंगाई था। नेक्स्ट आपका बता रहा है, चीज़ आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इसको आपने हाईलाइट कर लियो। जो आपके फंगाई होते हैं इनके पास काइटिन की बनी हुई क्या होती है, वाल होती है, बॉडी वाल इनकी काइटिन की बनी होती है। एनसीईआरटी ने ये बोल रहा है यहाँ पर, इसको हम हल्का से साइड कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली चीज़ें दिखाई दें। तो बोल रहा है इन दियर वाल्स, यानी काइटिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है फंगाई के सेल वाल में। वाइल ग्रीन प्लांट हैव ए सेलोसिक वाल, यानी जो आपके ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें सेलोस की वाल होती है। ये चीज़ हमने टेबल में भी पढ़ी थी। नेक्स्ट आता है व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर इंट्रोड्यूस्ड वर कंसीडर्ड फंगाई वर प्लेस्ड इन डिफरेंट इन ए सेपरेट किंगडम फंगाई। देखो यहाँ पर आप एक चीज़ समझो कि देखो जब पहले सेलवाल वाला क्राइटेरिया लिया गया था ना तो ये सारे एक ही में आ गए थे, लेकिन जब क्राइटेरिया बदला तो इनको अलग अलग ग्रुप में डाल दिए गए। जैसे पहले इनका सेलवाल देखा गया, ऐसा सेलवाल है तो इनको एनिमली, इसमें इन लोगों को प्लांटी में डाल दिया गया। फिर देखा गया कि इनको जो सेलवाल का कंपोजिशन है फंगी का भाई काइटिन का है, आपका जो प्लांट वाले हैं इनका सेलुलोज का है, तो इन्होंने क्या किया कि फंगाई को एक अलग में डाल दिया, उसको बोल दिया किंगडम फंगाई। और जो आपका सेलुलोज इसका है, जिसके सेलवाल में सेलुलोज होता है, उसको उन्होंने प्लांटी किंगडम में डाल दिया। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है। नेक्स्ट आता है ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर मोनेरा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सबको किंगडम मोनेरा के अंदर इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? किंगडम मोनेरा के अंदर इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है एंड द यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। यहाँ पर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है, आप इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बता दी जा रही हैं कि जितने भी आपके यूनिसेलर वाले थे वो सारे किंगडम प्रोटिस्टा में। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि किस किंगडम में कौन लोग हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो आपको आगे टॉपिक समझने में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनाज क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स बोथ हैविंग सेल वॉल विद पैरामीशियम एंड एमोबा। कहते हैं ना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन आती है किसी पैराग्राफ में वो यही है। देखो ये लाइन तो इंपॉर्टेंट है आपका कंसेप्ट बनाने के लिए, लेकिन जो सवाल आते हैं ना वो ये होते हैं कि जो आपके भाई क्लेमाइडोमोनाज वगैरह हैं और क्लोरेला है, ये किस किंगडम में आते हैं? तो ये आपके इसी किंगडम में आते हैं, आपके
प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं। यहाँ पर आपका मेंशन किया है कि क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला जो है वो आपका पैरामीशियम और एमोबा के साथ में आ गया है, जो कि किस में है, जो कि आपका किंगडम प्रोटिस्टा में है, जिसको कि हम अभी चैप्टर में पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। यानी जो आपका नया क्लासिफिकेशन बनता गया तो जो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ग्रुप में थे वो एक में भी आ गए और जो एक में थे वो अलग भी चले गए, क्योंकि क्राइटेरिया जो है वो समय के साथ बदल रहा था। दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। तो वही चीज़ NCERT भी यही बोल रहा है, क्राइटेरिया जो है वो चेंज हो रहा था। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक्स प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशन रिलेशनशिप्स। ये चीज़ बोल रहा है कि जो आपका ये चेंजेस है ना, जो क्राइटेरिया का चेंजेस है वो फ्यूचर में भी चेंज होता रहेगा। वो हमारी इम्प्रूवमेंट पर डिपेंड करता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि हम कैरेक्टर्स को कैसे समझते हैं, है ना। ओवर टाइम an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only morphological, physiological and reproductive similarities but in also phylogenetic। तो कोई ये चीज़ बोल रहा है कि जो आपका क्लासिफिकेशन समय के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें हम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को तो रख ही रहे हैं, उसके अलावा फिजियोलॉजिकल को, रिप्रोडक्टिव को और फाइलोजेनेटिक चीज़ों को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपको बताया जा रहा है कि जो आपका क्लासिफिकेशन समय के साथ बढ़ेगा तो और क्राइटेरिया जुड़ेंगे। तो पहले आपका मार्फोलॉजिकल ही जुड़ता था, जैसा कि आपके लीनियस अंकल के पहले जो थे एरिस्टोटल, उन्होंने आपका सिर्फ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही इंक्लूड किया था। हमने अभी स्टार्टिंग में बात किया था वीडियो के, है ना। तो वहाँ उन्होंने सिर्फ मार्फोलॉजिकल को यूज़ किया था, बट समय के साथ जब नए नए क्लासिफिकेशन आते गए तो आपने देखा कुछ लोगों ने सलवाल को क्राइटेरिया बना दिया। फिर RG विटेकर जो थे आपके 1969 में, RG विटेकर जो थे वो उन्होंने आपके 5 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिए कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि आपका नए नए क्राइटेरिया इंक्लूड हो रहे हैं, तो फिजियोलॉजी भी इंक्लूड हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी भी इंक्लूड होती है, फाइलोजेनेटिक भी इंक्लूड होती है। In this chapter, we will study characteristics of kingdom Monera, Protista, fungi of the Whittaker system of classification. The kingdom Plantae and Animalia, commonly referred as plant and animals kingdom respectively, will be dealt separately in chapter 3 and 4. यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि इस चैप्टर में मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, फंगाई के बारे में पढ़ेंगे, और जो आपका किंगडम प्लांटी है उसको हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, जबकि किंगडम एनिमेलिया को हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का हमारा फिनिश होता है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने NCERT को बिल्कुल आपको डिकोड करके रख दिया, सारी चीज़ों को एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वीडियो में आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको डाउट है। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई है, आप एक बार फिर से देख लो, ये चीज़ें आपको है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने पहले बताया कि क्या क्या पार्ट हैं, फिर मैंने बताया कि एरिस्टोटल के बारे में, फिर मैंने लीनियस के बारे में बताया, देन हमने बताया कि आपको क्या क्या दिक्कतें थी उनके साथ है, कि मार्फोलॉजिकल ठीक है उन्होंने दिया, बट उन्होंने प्रोकोरट को यूकोरट से सेपरेट नहीं किया था, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर आपको इस टेबल के बारे में बढ़िया से बताया क्या क्या चीज़ें थी। देन आपने बताया कि RG विटेकर जो थे उन्होंने क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे, कौन कौन से किंगडम थे। देन आपने बताया कि इसके बारे में कि जो उन्होंने कार्ल बूस का एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। खैर NCERT में नाम नहीं दिया है तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, आप इसका नाम याद रखो। खैर फिर हमने बात किया कि जो फंगाई होते हैं उनके सलवाल में काइटिन होता है, प्रोकोरट जो होते हैं ये आपके किंगडम मोनेरा में होते हैं, जो आपके सिंगल सेल के यूकोरट होते हैं वो आपके प्रोटिस्टा में होते हैं, और जो आपके सेलुलोस वाले होते हैं आपके प्लांटी किंगडम में होते हैं। फिर हमने बताया कि जो आपके क्लेमाइडोमोनास होते हैं, क्लोरेला होते हैं, वो एमोबा और पैरामीशियम के साथ होते हैं। तो यहाँ तक हमने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किंगडम मोनेरा समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और खूब शेयर करो, सबके साथ इसको शेयर करो, है ना। जो लोग आपके 11th-12th में उनके साथ तो आप शेयर करिए, जो लोग आपके घर में जो आपके गार्जियन हैं उनके साथ भी आप शेयर करिए, उनके साथ भी आप जानकारियों को बांटिए। ठीक है, एजुकेशन है यार, सबको सिखाओ। ठीक है, सबको मतलब पढ़ने का हक है वो तो है ही है, लेकिन सबको एक अच्छा लगना चाहिए ना वीडियोस को देख कर कि ठीक है कोई अच्छी चीज़ जानकारियाँ मिल रही हैं तो उसको वो लोग थोड़ा एंजॉय करें, उनका ही माइंड थोड़ा फ्रेश हो। ठीक है, तो आप शेयर करिए सबके पास।
तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम मोनेरा के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।